हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, निपुण आलम बयान सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सर नेपाल को लेकर इस वक्त एक ही सवाल हर किसी के जहन में है, क्योंकि पूरा नेपाल जल रहा है। सर नेपाल का आगे क्या होगा? प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद मुझे लगता है कि सेना के इंटरव्यून के बाद चीजें शांत होंगी। और मैं देख रहा हूं कि जो छात्रों का जो नेतृत्व है, चाहे वो वीरेंद्र शाह हो, वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी लेकर चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन होगा और जो पुरानी गवर्नमेंट है वो तो खैर समाप्त हो ही चुकी है। पीएम ने इस्तीफा दे दिया तो पूरा मंत्रिपरिषद ही खत्म हो गया है। अब स्थिति यही है कि वहां पे मुझे लगता है इंटरिम गवर्नमेंट की ओर चीजें बढ़ेंगी और राष्ट्रपति जो है सेना के साथ मिलकर कहीं ना कहीं चीजों को संभालने का प्रयास करेंगे। लेकिन बात वही है, जैसा हमने एक मॉडल देखा है कहाँ पर आपका बांग्लादेश के अंदर, उसी तरह का मुझे मॉडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपका इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, यानी कि नेपाल के अंदर। जी बिल्कुल सर, हम जब पड़ोसी मुल्कों की बात करते हैं, इससे पहले हमने म्यांमार की ऐसी तस्वीर देखी थी, हमने बांग्लादेश की देखी जिसका जिक्र आपने किया, हमने श्रीलंका की तस्वीर देखी थी, उससे पहले हमने अफगानिस्तान की वो तस्वीर देखी थी। सर ये जो सब कुछ हमारे पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है, या हम ये कह लें जिस तरीके से विद्रोह वहां पर हो रहा है, इसका भारत पर कितना असर पड़ता नजर आता है? अगर मैं नेपाल की अभी हाल फिलहाल में बात करूं। नहीं, देखिए नेपाल की बात करें, चाहे आप कहीं की बात करें, नेपाल हो या आपके पड़ोसी जितने भी देश की हम बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिर वर्तमान में आपका नेपाल। देखिए यहाँ साउथ एशिया की सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि साउथ एशिया में भारत को छोड़कर किसी भी देश का लोकतंत्र परिपक्व नहीं हो पाया। ये हमेशा देश जो है ना, एक तो बाहरी महाशक्तियाँ, चाहे वो चीन फैक्टर रहा हो, चाहे वो अमेरिका फैक्टर रहा हो, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। उसके इन्वॉल्वमेंट के कारण क्या होता है, ये देश हमेशा डिस्टर्ब रहे हैं। और दूसरा, इनकी अपनी जो अंदरूनी समस्याएं हैं, उस अंदरूनी समस्या के लिए हमेशा ये टारगेट करते हैं भारत को। अपनी कमियों का सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया, हमेशा टारगेट होगा कि भारत की वजह से। और जो नेपाल में स्थिति हुई, देखिए नेपाल में 2005 में और फाइनली 2008 में वहां पर राष्ट्र समाप्त हुआ। 2005 से लेकर 2015 तक 10 साल लगे उनको संविधान बनाने में, लेकिन 10 साल के संविधान निर्माण के बाद भी अभी तक भी एक बार भी 5 साल की स्टेबल गवर्नमेंट आप नहीं दे पाए। सारी कम्युनिस्ट पार्टी आपस में गठजोड़ करती हैं, कभी छोड़ती हैं, सब एक्सपेरिमेंट किए। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के प्रति जो एक उम्मीद जगाई गई थी, राष्ट्र समाप्त होगा, डेमोक्रेसी आएगी, सबको स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे अधिकार मिलेंगे, लेकिन रियलिटी में क्या है कि वो सब प्राप्त नहीं हुआ। तो ये जनता का रोष है, काफी लंबे समय से चल रहा है नेपाल के अंदर। 4 महीने पहले भी बहुत भारी प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन इस बार क्या है कि बहुत अग्रेसिव हिंसक हो गए। उस समय हिंसक इतने नहीं हुए थे, लेकिन इस बार हिंसक होने से क्या हुआ, सरकार ही बिल्कुल क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो मैं मान रहा हूँ कि नेपाल में फ्रस्ट्रेशन पहले से थी। जी आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ चल तो बहुत ज़्यादा समय से रहा था, लोगों में फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन अब वो सामने आए। लेकिन सर एक बार फिर से, क्योंकि अमेरिका और चीन का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया और मैं उसी पर एम्फसाइज भी करना चाहूँगी। सर क्या लगता है कि नेपाल में एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि शुरुआत होती है सोशल मीडिया बैन को लेकर, हालांकि बाद में इस तरह का लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सोशल मीडिया बैन को लेकर लोगों का गुस्सा है, इसके पीछे की वजह भ्रष्टाचार है, इसके पीछे की वजह परिवारवाद है, इसके पीछे की वजह हमने देखा नेपो किड्स हैं। जिस तरीके से जाहिर सी बात है लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं ये सोचकर उसको संसद तक पहुंचाते हैं कि भाई ये तो हमारे मुद्दे उठाएंगे, लेकिन होता क्या है वो सबने देखा नेपाल में। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही वजह है या इसके पीछे भी नेपाल और चीन हो सकता है? देखिए चीन का तो लगातार प्रयास था। अगर आप नेपाल का इस समय पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो तकरीबन 48 पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर हैं, जिनमें 2 पार्टी आपके एक हिंदू महासभा और नेपाली कांग्रेस को छोड़कर बाकी जितनी पार्टी वहां पर हैं वो सारी की सारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं। और चीन ने जब से 96 की वहां पे कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन का स्टार्ट किया, तब से चीन फैक्टर नेपाल में बहुत हावी रहा है। लेकिन है क्या कि जो पहाड़ी क्षेत्र है नेपाल का, वहां पर चीन का बहुत ज्यादा प्रभाव है, लेकिन मधेश एरिया में नहीं। और आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 51% जनसंख्या जो है मधेश एरिया में, यानी कि मैदानी एरिया में रहती है। वो इन्फ्लुएंस रहती है कहीं ना कहीं भारत से या अमेरिका जैसे देशों से, यानी कि जो वेस्ट कंट्रीज हैं उनसे इन्फ्लुएंस रहती है। और नेपाल में कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमेशा ये बात स्ट्रगल रहा है, चीन और भारत के बीच में तो रहा ही है, क्योंकि बफर स्टेट भी है नेपाल और साथ में एक लैंडलॉक स्टेट भी है। लेकिन इसके साथ क्या है कि अमेरिका भी हमेशा चाहा है कि अगर नेपाल में मेरा प्रभाव पहुंचे तो मैं इजीली क्या कर सकता हूं, भारत और चीन दोनों को अपने प्रभाव में या अपने नियंत्रण में रख सकता हूं। तो एक अमेरिका की भी रुचि हमेशा जो है नेपाल के अंदर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहरी शक्ति का इन्वॉल्वमेंट, बफर स्टेट का होना,
लैंडलॉक स्टेट का होना और फिर अपनी अंदरूनी समस्याओं के लिए भारत को आरोपित करना और भ्रष्टाचार में लिप्त रहना, ये कुछ वजह ऐसी रही जिन्होंने और सर क्योंकि ऐसी भी जानकारी आ रही है कि आधुनिक हथियार हैं, ये जो उपद्रवी हैं इनके पास आधुनिक हथियार हैं, पॉकेट बम, सर ये सब कहां से आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, पहले तो क्या था कि आप 96 में बात करें, जब माओवादी क्रांति वहां शुरुआत होती है, तो तब तो ये बात आती है कि ये चीन के द्वारा दिए गए हैं ताकि माओवादी क्रांति। और आपको याद होगा हमारे यहाँ पर एक नक्सलिज्म हुआ करता था, तो हम कहा करते थे कि पशुपतिनाथ से लेके आपका तिरुपति बाला तक एक रेड कॉरिडोर बन गया है। वो कहीं ना कहीं आपका चाइना से आपका कहते हैं इंस्पायर्ड था, चाइना से ही वो एक तरह से साम्यवादी क्रांति को अपना जनक मानकर या अपना एक तरह से आइडियल मानकर लेकर चल रहे थे। आज हम देखें जिस प्रकार के वेपन उनके पास में, हथियार उनके पास में है, वो हथियार तो भी मैं देख रहा था कल काफी लूटपाट की है, शस्त्रागार में घुस गए, वहां से लूट लिए। उससे पहले जो माओवादी सेना पूरी बनी, आप सोचिए 25% जो सेना है नेपाल की वो माओवादियों की, यानी कि जिन्होंने पहले सेना के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ बगावत की थी, उन सबको आपने क्या कर सेना में भर्ती कर लिया था। तो जिस प्रकार की आप तस्वीर देखते हैं, यानी कि जहां पर आपका माओवाद को, नक्सलिज्म को या इस तरह के जो इश्यूज को शासकीय नीति में स्वीकार कर लिया जाता है, शासन में स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति की बात करना कि वहाँ शांति हो, डेमोक्रेसी हो, अहिंसा हो, मुझे लगता है वो प्रासंगिक नहीं है। हथियार निश्चित रूप से आपका चीन की ओर से, और वर्तमान में हम बात करते हैं तो देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर क्या है कि आपका भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है बहुत ही कंजेस्टेड बॉर्डर है, और बहुत ही क्या आप जानते हैं वीजा की जरूरत नहीं है, आप इजीली आ जा सकते हैं। तो जो एक आपका कहते हैं ना, जो हम लोग कहते हैं कि जो आपका ड्रग्स के लोग हैं या तमाम तरह के जो गैर कानूनी कार्य करते हैं, उनकी एक्टिविटीज भी नेपाल में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जैसे एक सुस्ता क्षेत्र है, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में उनका क्या है आपका एरिया पड़ता है, जहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में भारत के भगोड़े में जाके आपके रहते हैं। तो नेपाल कुछ एक तरह से शरणास्थली भी बना है उन चीजों को लेकर। तो एक प्रकार की चीजों को लेकर हथियार पाए जाना, जो हमारे काउंटरफिट करेंसी आती है, यानी कि नकली नोट आते हैं, वो नेपाल के बॉर्डर से काफी बड़ी मात्रा में आते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेपाल से बड़ी मात्रा में होती है। तो बाहरी शक्तियों का, जो गैंग्स होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट, तो कई तरह के इन्वॉल्वमेंट के कारण नेपाल की। और सर अब तो हैरानी की बात है, क्योंकि खबरें जो आ रही हैं, आप भी उन तस्वीरों को देख रहे होंगे, ये कहा जा रहा है कि जेल वहां पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कैदी हैं वो जेल से बाहर आ गए हैं। दूसरी तरफ सुबह सवेरे सर मैं एक तस्वीर देख रही थी, पशुपतिनाथ मंदिर में सर अटैक की कोशिश की जा रही थी। सर ये कह देना कि भ्रष्टाचार की लड़ाई और उसके बाद मंदिर में जाकर अटैक कर देना, मंदिर को तोड़ने की कोशिश करना, जेल को तोड़ने की कोशिश करना, सर ये क्या है? आप सोचिए जेल तोड़ने की कोशिश चलेगी, आप सोचिए पूर्व पीएम की वाइफ को जिंदा जलाने की, बिल्कुल, मंदिर को तोड़ने की कोशिश, गुरुद्वारों को तोड़ा गया। कल मैं देख रहा हूँ कई जगह अटैक्स हुए हैं। तो जो हम इसको बोलते हैं ना, लोकतंत्र जब बदलता है भीड़ तंत्र का कोई सिद्धांत नहीं होता। भीड़ तंत्र में वो सब लोग भी शामिल हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कुंठित मानसिकता से ग्रसित हैं, वो सब आपके एक्टिव हो जाते हैं, वो सब सक्रिय हो जाते हैं। और मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि जो नेपाल की पुलिस है, सेना है, अब तक वेट क्यों कर रहे हैं? आप सोचिए कि किसी देश की पूर्व पीएम के घर पे हमला होने के बाद वहां सर हम भी यही बात कर रहे थे, बिल्कुल हम न्यूज रूम में यही बात कर रहे हैं, लोग यही बात कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि अंदर कुछ आग सुलग रही है और इस बारे में आपको पता ना चले। हम सेना की बात कर लें या हम टॉप वहां पर जो अधिकारी लीडर्स हैं उनकी बात कर लें, पता तो चला ही होगा। जब आप ही कह रहे थे कि 4 महीने पहले भी वहां पर कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीर आई थी और पता चल रहा था, तो इतना वक्त क्यों लग गया? सेना आती है, मोर्चाबंदी करती है, लेकिन इतना वक्त लग जाता है कि पूर्व पीएम पर अटैक कर दिया जाता है, उनकी पत्नी की वहां पर हत्या कर दी जाती है, खबर आता है कि जला दिया गया, वित्त मंत्री को सड़कों पर हम देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से लात मारे जा रहे हैं। इतनी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इंतजार किया जाता है क्या इसका? देखिए एक्चुअली नेपाल में आप देखें 1950 से ही, जब से हम लोग आजाद हुए, आजाद होने के बाद से ही वहाँ पर इस प्रकार की चीजें रही हैं। मुझे याद है 1950 में जो राजा त्रिभुवन थे, वहाँ पर राजा त्रिभुवन भागे अपने महल से, भागकर महल के हमारी एम्बेसी में आके छिपे और कहा कि मैं बचा लो, नहीं तो हमको जनता मार देंगे, लोग मार देंगे, राणाशाही। मतलब इस प्रकार का अपने आंदोलन 1950 में वहां पर देखा है कि राजा को भागना पड़ जाए और हमारी इंडियन एम्बेसी में शरण लेने पड़े। तो नेपाल में कई गुट सक्रिय हैं, एक राजतंत्र के समर्थक हैं, एक समर्थक आपके क्या है जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक बात करते हैं कि हमको चाइना जैसा मार्क्सिस्ट ग्रुप चाहिए।
तो उस स्ट्रगल में मुझे कहीं ना कहीं ये सिविल वॉर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर सेना ने, राष्ट्रपति ने अगर एकदम से कदम नहीं उठाए, यानी कि कहते हैं एकदम से जो आपको मेजर स्टेप्स लेने चाहिए, वो चाहे वो टाइट हो, सख्त हो, कैसे भी हो, वो सब आपके उठने चाहिए। नहीं तो स्थिति क्या होगी, और भी ज्यादा विकट हो सकती है। जो आप समझ रही हैं, मैं वहीं पर आपका इशारा करना चाह रहा हूँ कि बहुत विकट स्थिति वहां पर हो सकती है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल मैं ये बात समझ सकती हूँ। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो नेपाल से हैं, जो वहाँ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है इस वक्त मैं उनके पोस्ट पढ़ रही हूँ फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर, उनका दिल भी जल रहा है। वो रो रहे हैं कि हमारे नेपाल को क्या हो गया है और ऐसा कैसा कोई कर सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए।